नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम उमंग में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी नन्ही प्रतिभाओं से करवाते हैं, ऐसी नन्ही पर्सनैलिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऊंचा मकाम तो हासिल किया ही है, साथ ही इनके कई सारे सपने हैं जो इन्हें पूरे करने हैं और साथ ही खासे इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो आइए, हर बार हम एक नए विषय के सामने आपके सामने उपस्थित होते हैं और इस बार भी हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है मंजिल की ओर बढ़ती प्रतिभाएं। और इसके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त होगी और आज हम बातचीत करेंगे मन्नत ठाकुर से और कशिश ठाकुर से। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मन्नत और कशिश, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज हम आपसे कई सारी बातचीत करेंगे, आपके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और क्या क्या आप करते हैं स्कूल में, पढ़ाई किस तरह से आप करते हैं, वो सारी बातचीत तो हम करेंगे ही, लेकिन शुरुआत हम करेंगे आपके बारे में थोड़ा सा जानने से। तो शुरुआत हम मन्नत से करते हैं। मन्नत, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मन्नत ठाकुर है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौंड से हूँ। मेरा विलेज टूड में है और मैंने अभी अपनी क्लास में 10th के पेपर दिए हैं। अब मैं +1 क्लास में हूँ और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रहता है। जी, बहुत बढ़िया। कशिश, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। मेरा नाम कशिश ठाकुर है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौंड से आई हूँ। मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और अब मैं +1 क्लास में स्टडी कर रही हूँ। अब मेरी फैमिली की बात करें तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा और मेरी छोटी सिस्टर रहती है। छोटी सिस्टर अभी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही है। बहुत बढ़िया। जैसे कि हम जानते हैं कि आप दोनों स्कूल में स्टडी करते हैं और जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमें पार्टिसिपेट करना होता है, बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट होते हैं और कई बार ऐसे स्कूल से हमें ऐसे सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो अब हम बात उसी की करेंगे और अगर आपके इंटरेस्ट के बारे में हम जानना चाहें कि आपको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है और कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है, तो इस बार शुरुआत हम कशिश से करेंगे। जी, मेरी इंटरेस्ट की बात करें तो मेरा इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है। मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है और मेरे को डाइक्लामेशन भी करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने बहुत से कंपटीशन में भाग भी लिया है, जैसे पेंटिंग्स हो गई, डाइक्लामेशन हो गया और अदर साइंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो गई, साइंस में एग्जीबिशन हो गए मॉडल्स के, और वैसी बहुत सी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया है। वेरी नाइस। अब अगर मन्नत हम आपकी बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि कई सारी जो इंटरेस्ट है हमारे रहते हैं, तो आपके किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है और कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है अभी तक? मैम, मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग और डेक्लामेशन में है। तो हमने अपने स्कूल में भी जो हमारे एक्टिविटीज़ होती है या कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया है और एक बार हमारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन लक्कड़ बाज़ार स्कूल में भी हुआ है। वेरी नाइस। आपने इतने जो आपके खासे इंटरेस्ट है और साथ ही आप पार्टिसिपेट भी करते हैं स्कूल लेवल पे। तो अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन की, आपके थोड़े से इंटरेस्ट को और एक्सप्लोर करते हुए हम बात करें तो जैसे हम कई नई जगह हम पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं, उसमें जीतते भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो मन्नत, अगर हम आपसे जानें कि जैसे आपने अभी बताया कि आपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह का वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन था और कहाँ पर हुआ था, क्या आपका टॉपिक था और किस तरह से आपने तैयारी की थी? यस मैम, ये मेरा जो टॉपिक था वो इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे था। तो इसके लिए हमें लक्कड़ बाज़ार स्कूल में हमारा कंपटीशन हुआ था जहाँ पर 8 स्कूल आए थे। तो इसमें मेरी हेल्प मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने भी की थी। फिर मतलब उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए थे कि हमने मतलब क्या मैं इसमें पेंटिंग बना सकती हूँ, अपनी पेंटिंग को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। तो मैं इस कंपटीशन में फ़र्स्ट आई थी और इसके लिए मुझे CM से प्राइज़ भी मिला था HHH में। वेरी नाइस। अगर हम बात करें जैसे कि आपने ड्राइंग बनाई थी और ड्राइंग में हम जानते हैं कि जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं कि अब हम क्या इसमें क्रिएट करें, क्या हम इस पिक्चर में डालें और क्या हम बना सकते हैं। तो अपनी पिक्चर के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बना सके कि आप अपने पिक्चर के ज़रिए, अपनी ड्राइंग के ज़रिए क्या बताना चाहती थी? जी, तो जैसे ये प्राकृतिक आपदाओं पे भी थी, तो मैंने इसमें पहले ये बताया था कि जैसे कि आपदाएं आती कैसे हैं। इसमें वैसे कोई भी आपदा जो है, प्राकृतिक आपदाएं भी जो होती है वो आती तो मानवों की ही गलती से है। जब हम मनुष्य अपने संसाधनों का अच्छे से यूज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमारी प्रकृति को भुगतना पड़ता है, जिससे आपदाएं आती है। तो इसमें मैंने ये दिखाया था कि क्या जो हम मानवीय लापरवाही होती है जिससे कि आपदाएं आती है, और सेकंड पार्ट में मैंने ये दिखाया था इसमें कि हम इन आपदाओं को कैसे रोक सकते हैं और इनके क्या क्या परिणाम भी हो सकते हैं।
जी, बहुत बढ़िया। तो जब आप ड्राइंग आपने दिखाई, जैसे कि आपने बताया आपने अपने टीचर्स को भी दिखाया, प्रिंसिपल मैम को भी दिखाया, तो किस तरह का रिएक्शन था और क्या सुझाव आपको मिले उस वक्त? तो मैम जब मैंने टीचर्स को दिखाई थी तो उसमें मेरी एक कमी, मतलब उन्होंने और बेहतर बताने के लिए भी बताया मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इसमें पहले मैंने वो नहीं दिखाया था कि हम इनको मतलब कम कैसे कर सकते हैं। तो टीचर ने मेरी पेंटिंग को बेहतर बनाने के लिए मुझे ये कहा कि तुम इसमें ये ऐड कर सकती हो। तो मैम इसमें टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मैम और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था। जी बिल्कुल। कहीं तो जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो पेरेंट्स और टीचर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो कशिश, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि कई सारे एग्जीबिशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है और साथ ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी है जो आपने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में बनाए हैं। तो हम थोड़ा सा उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे और किस पर बेस्ड थे और कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया? तो मैं साइंस एंड एक्सप्लोरेशन क्लब में भी हूँ अपने स्कूल में। तो उसमें जो है हमें बहुत सी साइंस से रिलेटेड हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारे स्कूल में एक बार साइंस एग्जीबिशन था जिसमें मैंने साइंस में हाइड्रोलिक जेसीपी बनाई थी। उसका मेन मोटो ये था कि पहले के समय में जब लोग बहुत शक्तिशाली होते थे वही वाहनों को चला पाते थे क्योंकि वो बहुत भारी होते थे जी। लेकिन अब जो है हमारी एजुकेशन और बहुत सी चीज़ों से डेवलपमेंट आ रही है। जी। तो उससे जो है आज हम जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी है आज वो भी जो है बड़े से बड़े वाहन को चला सकता है। तो इस पर मैंने बेस्ड एक हाइड्रोलिक जेसीपी बनाई थी जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से हम उसे चला सकते हैं। जी बिल्कुल। जब जैसे अभी हमने मन्नत से भी बात की थी तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या किसी भी चीज़ में कंपटीशन में हम आगे जाना चाहते हैं तो हम अकेले आगे नहीं जाते हैं बल्कि हमारे साथ कई सारे हाथ हमारे पीछे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो जब आप ये प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उस वक्त किन किन लोगों ने आपकी सहायता की? क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर्स का हमेशा एक हेल्पिंग हैंड तो रहता ही है। तो किस तरह से टीचर्स ने आपकी मदद की थी? और अगर हम घर से भी बात करें तो घर से किस तरह से आपकी मदद आपको मिली थी? तो जैसे मैंने साइंस एंड एक्सप्लोरेशन क्लब्स की तरफ से बनाया था तो उस वक्त कंपटीशन के टाइप में ये होते थे जो भी हम बनाते थे। तो बट वो जो चीज़ थी उसमें कभी भी हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये कंपटीशन है तो हम इसमें नहीं बताएंगे, ये हमारे हाउस के या किसी चीज़ के नहीं है। जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें मेरे सभी टीचर्स ने मेरी हेल्प की थी। जहाँ पर मैं भूल जाती, जहाँ पे मुझे नहीं आता समझ कि मैं अब क्या करूँ। एक स्टेज ऐसा भी आया था कि जब हमें ये कैंसिल करना पड़ रहा था कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, तब हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो साइंस से ही रिलेटेड है, टीचर्स रही हैं पहले भी। तो उन्होंने जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और बाकी जो हमारे साइंस के टीचर्स हैं, अदर टीचर्स हैं, उन्होंने भी हमें मोटिवेट किया कि नहीं ये हो पाएगा, जब आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने जो है मुझे कॉन्फिडेंस लाया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और घर से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हर चीज़ एक्टिविटी के लिए। अगर कभी मैं मना कर दूँ या मुझसे नहीं हो पाता है तो मेरे जो मम्मा पापा है वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और एग्जाम्पल भी देते हैं मुझे। जैसे मेरी बुआ है तो वो भी जो है छोटे थे जब बहुत, उनके फादर की डेथ हो गई थी तो वो बहुत छोटी उम्र से जो है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो वैसा मुझे भी वो दिखाते हैं। बिल्कुल, कहा जाए तो घर से और अगर हम स्कूल से बात करें, माहौल एक मोटिवेशनल मिला है और हमेशा आगे बढ़ने की जो है आपको प्रोत्साहन रहा है और आप आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम स्कूल में होते हैं तो स्टडीज़ एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा और हम स्टडीज़ के लिए जो है स्कूल जाते हैं और वहीं हम नए नए लोगों से मिलते हैं और एक सोसाइटी के साथ हम जुड़ते हैं, लोगों से हम बातचीत करते हैं। लेकिन पढ़ाई जो है हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि पढ़ाई में भी आप लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। तो पढ़ाई की ही अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में कई बार होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है और जैसे कि अभी हमने बात की आप कितनी सारी चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि इतनी सब चीज़ों के साथ पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकाला जाए जब हम स्कूल में होते हैं। और हमें स्ट्रेस भी होता है कई बार कि कॉम्पिटिशन भी है, पढ़ाई भी है, स्कूल में टेस्ट भी है। तो किस तरह से वो तैयारी करें और पढ़ाई के लिए किस तरह से टाइम निकालें? तो मन्नत, हम आपसे जानना चाहेंगे, इसकी शुरुआत हम आपसे करते हैं अभी। जी मैम, जैसा आपने कहा कि कई बार हो जाता है कि होमवर्क भी हो, काफ़ी स्ट्रेस भी हो या कोई कंपटीशन भी हो हमारा। तो मैम इसमें जो मेरे घर पे भी, मतलब जो मेरा ब्रदर है वो भी इसमें मेरी काफ़ी हेल्प करता है। अगर जैसे कोई हमारी कंपटीशन हो या मतलब मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तैयार करना है, तो उसमें मुझे उसकी भी हेल्प मिलती है। और मैम साथ में थोड़ा
मतलब सिचुएशन सेम तो नहीं रहती, जी। तो मैम थोड़ी मेहनत तो खुद भी करनी ही पड़ती है जी, अगर हमने बिल्कुल। कुछ करना है। जी। तो मैम थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है कि जी। चलो होमवर्क भी है, टेस्ट भी जैसे आपने बोला, जी। तो पहले उसके लिए प्रिपरेशन करके फिर कंपटीशन वगैरह की, क्योंकि इन सभी के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो मैम इसमें मेरे घर से भी सपोर्ट होता है और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मैम। जी, बिल्कुल। कशिश, आप किस तरह से तैयारी करती हैं अपनी पढ़ाई की? तो जैसे मन्नत ने भी कहा कि फैमिली से पूरा सपोर्ट होता है, मेरे ब्रदर भी हेल्प करते हैं, तो वैसे ही मुझे भी मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट होता है। बट जो स्कूल की बात है, तो स्कूल में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीचर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टीचर मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कोई कंपटीशन है और होमवर्क का भी स्ट्रेस है, तो उसमें जो है जब जो टीचर्स हमें जब कॉन्फिडेंट देते हैं, तो अपने आप ही जो वो स्ट्रेस होता है मेरा अपने आप ही भाग जाता है जी। और मुझे ये लगता है कि मैं कर सकती हूँ। जब मुझे पढ़ाई करनी है, साथ में जो कंपटीशन है उसे भी करना है, तो जी। जब मेरे टीचर से इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझसे होप लगाई है, मेरे पेरेंट्स ने, तो मैं कर सकती हूँ। तो जी। मुझसे अपने आप ही वो अंदर से आता है और वो जी। अपने आप मैं कर लेती हूँ। कहा जाए तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना चाहिए और साथ ही जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ी एक भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ जैसे हम पढ़ाई के साथ अभी कॉम्पिटिशन्स की ही और भी बात कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया था आपके इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है और बहुत सारी चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट भी किया है, जैसे डिबेट है, डेक्लेमेशन है, स्पीच है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपके ऐसे टॉपिक रहे हैं और किन चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो डिबेट हो, स्पीच हो, डेक्लेमेशन हो। तो कशिश, हम आपसे शुरुआत करते हैं। तो मैम जैसे डेक्लेमेशन में भी मेरा इंटरेस्ट है। तो जब हमारे स्कूल के लेवल पे कंपटीशन होते थे, एनवायरनमेंट डे पे हमारा कंपटीशन हुआ था डेक्लेमेशन में, उसमें हमें प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए मेरा टॉपिक था, और एक मेरा शहीद उधम सिंह पे था। जैसे मैं शहीद उधम सिंह की पहले बात करना चाहूँगी। जी। हमारे देश की आज़ादी में बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी हम जानते भी नहीं जिन्हें, लेकिन जी। उनका अहम योगदान है। बिल्कुल। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था वो सभी जानते हैं। जी। तो उस वक्त जब जनरल डायर ने उन्हें मारा था, तो उधम सिंह भी उस वक्त वहां पर थे। जी। उनकी सिर्फ उस वक्त 19 वर्ष की आयु थी। वहां पर जब उन्होंने लोगों की लाशों को देखा तो वो सदमे में आ गए थे। जी। उस वक्त उन्होंने प्रण लिया था, वहाँ खून से सनी रेत को उन्होंने अपनी हथेली पे लेकर प्रण किया कि वो डायर को मार डालेंगे। जी। उसके बाद जब उन्होंने उसको मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। जी। फिर जब किंगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में उन्होंने भाग लिया डायर ने, तो वो भी वहां पर पहुंचे। जी। और जब वो खत्म हुआ तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाली अपनी और डायर को गोली मार दी, और वहीं पर जो उसकी मृत्यु भी हो गई। जी। इसके बाद वो वहां से भागे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कबूल किया। जी। वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि भारत जो है सबसे बड़ी त्रासदी है, जी। और उन्होंने लोगों को, सभी धर्म के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। जी, बिल्कुल। हम देख पाते हैं कि जब हम ऐसे चीज़ों में भाग लेते हैं तो सिर्फ हम उस चीज़ में पार्टिसिपेट या उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे नहीं जाते हैं, बल्कि उन सब चीज़ों से हम सीखते भी हैं। जैसे कि आपकी बातों में अभी हम एक झलक देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप उनकी स्टोरी से मोटिवेटेड है, और किस तरह से जब हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट लेते हैं, ना कि सिर्फ उस कॉम्पिटिशन में बल्कि वो हमारी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंज लाते हैं। तो इसी के साथ मन्नत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किन किन डिबेट्स में ऐसे आपके कौन कौन से टॉपिक रहे हैं और किन किन चीज़ों में और आपने ऐसे पार्टिसिपेट किया है? तो मैम मेरा भी जो एक स्पीच थी, मेरी डेक्लेमेशन था, वो एनवायरनमेंट डे पे भी था, तो जिसमें हमारी थीम थी कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। मैम प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एकदम से तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसका यूज़ भी हमें करना पड़ता है, पर एक मतलब हमें एक निश्चित सीमा तक करना चाहिए कि मतलब इससे कई प्रकार की बीमारियाँ, प्रदूषण भी काफ़ी फैलता है मैम। जी। तो फिर मतलब हमें धीरे धीरे इसे ख़त्म करना पड़ेगा, और हमें ऐसे प्लास्टिक से बनी ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो प्लास्टिक को मतलब हम बार बार यूज़ कर सके। जी। कि मतलब एक बार यूज़ करके वो ऐसे ही कचरा ना बन जाए फिर। जी। तो और मैम साथ में जैसे हमारी स्कूल में भी होते हैं कई कंपटीशन, तो उसमें भी मेरे कई मैंने स्पीच वगैरह या डेक्लेमेशन में और अलग अलग कई सारे आपके टॉपिक रहे हैं जिस पे आपने जो है स्पीच दी है, पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो डिबेट हो, डेक्लेमेशन हो या स्पीच हो। तो इसी के साथ जैसे कि अभी हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ा जो एक वरी का हमारा केस रहता है, एक मुद्दा रहता है बातचीत करने का, वो है स्वच्छता।
हम बात आज़ादी की करते हैं तो आज़ादी तो भारत को मिल गई है, लेकिन वो स्वच्छता अभी तक शायद हम पूरी तरीके से उस पर काबू नहीं कर पाए हैं, और अभी तक हम स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसको पूरे तरीके से लागू भी नहीं कर पाए हैं। तो मेरा प्रश्न आप दोनों से यही रहेगा कि जैसे हम स्वच्छ भारत की बात तो करते हैं, लेकिन क्या ऐसे हमें कदम उठाने चाहिए, क्या ऐसी हमें चीज़ें करनी चाहिए अपने घर के स्तर पर कि हम अपने नेशन को क्लीन रख सके और स्वच्छ भारत अभियान को हम एक बुलंदियों पर पहुँचाए। तो मन्नत, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जी मैम। तो जैसे आपने कहा कि हमें आज़ादी तो काफ़ी पहले मिल चुकी है, तो मैम महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि हमें आज़ादी मिले, साथ ही उनका सपना ये भी था कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ भारत बने। तो उनके इस सपने को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 अक्टूबर 2014 में अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो मैम मतलब हमें अपने जो भारत है, जो हमें अगर उसे स्वच्छ बनाना है, तो मैम पहले हमें जो शुरुआत है वो अपने गांव घर से ही करनी होगी। तो मैम इसके लिए हम जैसे अपने घरों के आसपास की सफाई रख सकते हैं, और मैम जैसे कई जगह पे पानी वगैरह इकट्ठा हो, जैसे उससे कई प्रकार की बीमारियां भी फिर लग जाती है। और जैसे प्लास्टिक वगैरह इधर उधर फेंका हो तो मैम उसे भी मतलब वैसे तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर हम कर भी रहे हैं तो मतलब उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे जैसे कई अगर इसे पशु वगैरह खा भी ले तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैम इससे मतलब बहुत से हो सकते हैं। और साथ में जो स्वच्छ भारत का सिर्फ यही नहीं है कि मतलब हमने अपने भारत को स्वच्छ करना है, साथ में हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाने होंगे, शौचालय आदि का निर्माण करके भी जो है हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। बिल्कुल। कशिश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है और आप किस तरह से चाहती हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको और बुलंदियों पर ले जाया जाए। जैसे इसने भी कहा कि महात्मा गांधी का ये सपना था जो नरेंद्र मोदी भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये मोटो था कि जो स्वच्छ भारत है ये पूरी जगह पर जो है इसे माना जाए और लागू किया जाए। तो स्वच्छ भारत को हम तभी ग्रीन कर सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंट को साफ रखें। अगर हम इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो बहुत सी बीमारियां इन्वायरमेंट की वजह से हमें हो रही है वो नहीं होगी। अब जैसे हम स्वच्छ की बात करें तो उसमें प्लास्टिक तो सबसे पहले ही आ जाता है। आज हम देखेंगे तो प्लास्टिक हर जगह पे हमें मिलता है, प्लास्टिक की चेयर हो या प्लास्टिक के बर्तन हो, हर जगह पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो बन गई है और अब हमेशा के लिए ही रह चुकी है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हमने स्वच्छ करना है तो हम प्लास्टिक को मना कर दें, तो प्लास्टिक के मना के लिए हम उसे फेंक देते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि अगर हमने प्लास्टिक फेंक दिया है तो उसका क्या वो मिट्टी में जाकर पोषण दे रहा है पौधों को, तो ये हम नहीं सोचते हैं। जबकि इसका उल्टा होता है कि प्लास्टिक मिट्टी को ही बंजर बना देता है। वो हर जैसे मिट्टी को बंजर बनाएगा तो पानी को भी वो जहरीला कर देता है। बिल्कुल। और अगर हम उसे जला देंगे तो वो एनवायरनमेंट को ही पॉल्यूशन फैला देता है। तो जो प्लास्टिक है उसको तो हम मना करें तो वो बेहतर है, बट उसे अब हमने किस तरीके से हम उससे निपटे, अब ये हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो एक कहते हैं कि वो हीरे की तरह ही मूल्यवान तो नहीं है, लेकिन उसी की तरह उसको सदैव के लिए बना दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात की कि प्लास्टिक से हम जानते तो है कि प्लास्टिक अब हमें यूज़ नहीं करना है, लेकिन जो बन गया है उसका हम निपटारा किस तरह से कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ करें या किस तरह से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे कि बहुत सारे स्केचेस, बहुत सारी ड्राइंग्स में भी आपको इंटरेस्ट है, स्केचेस आप बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग में आपको शौक है। तो हम देख रहे थे कि स्केचेस भी कशिश द्वारा बनाए गए हैं। तो हम आपके थोड़े से स्केचेस के बारे में जानना चाहेंगे कि किस पर आप स्केचेस बनाती हैं, शौक के लिए बनाती हैं या किसी कंपटीशन में भी गई हैं? और अगर हम बात करें तो आपको किस तरह का शौक है स्केच बनाने में, ड्राइंग में, कार्टूनिंग में, पेंटिंग करने में? यस मैम, तो मेरा मैम आर्ट में तो इंटरेस्ट है ही, तो उसमें मुझे स्केचेस ज़्यादा पसंद है। मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने साइंस से रिलेटेड साइंटिस्ट का स्केच बनाया था, एपीजे अब्दुल कलाम का। तो वो मुझे एक तरीके से इंस्पायर भी करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, साथ में वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जो है मिसाइल तकनीक में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिस वजह से उन्हें भारत रत्न भी पुरस्कृत किया गया था। तो उसके साथ साथ वो एक शिक्षक भी थे, और वो एक महान शिक्षक मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते थे। उनका कहना था कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें एकचित्त निष्ठावान रहना पड़ेगा। तो उन सभी से जो है मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि सरलता और सहजता ही जो है एक सफल जीवन की कुंजी है, और हमें जो है इसे अपने
जीवन में उतारना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूब। हम देख पाते हैं कि जब हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट में जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपटीशन के लिए हम कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को और बेहतर उससे बनाते हैं। तो इसी के साथ मैं जानती हूँ कि जैसे हम थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। मन्नत, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो स्कॉलरशिप है वो आपको प्राप्त हुई, किस तरह से आपने उसकी तैयारी की, और जैसे हम जानते हैं एग्ज़ाम होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो अपनी तैयारियों के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। यस मैम। तो जैसे जो ये स्कॉलरशिप है ये वही बच्चे दे सकते हैं जो मतलब इसमें एक एनुअल इनकम होती है, जिनकी एनुअल इनकम 1.5 लाख से कम होती है। जी। तो मैम वही इस पेपर को दे सकते थे। तो ये जो हमारा पेपर था ये 2 पार्ट में था, सेट और मैट में। जी। तो मैम इसकी प्रिपरेशन की बात रही तो मतलब कि इसकी एक बुक भी आती है, तो मैम हमने वो बुक ली थी और उस बुक से हमने स्टडी की थी पेपर की तैयारी के लिए। और साथ में मैम हमारे टीचर्स ने भी इसमें हमारी काफ़ी हेल्प की थी, मतलब हमें गाइड किया था कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैम इसमें जो सिलेबस होता है वो वही 6 to 8 का ही सिलेबस होता है। ये हमने 9th में दिया था एग्ज़ाम। तो मैम ज़्यादा से ज़्यादा तो हमने 6 to 8 में जो जितनी पढ़ाई की थी उससे रिलेटेड ही आया था। तो इसमें हमारे जो टीचर्स हैं, इसमें साइंस, मैथ और SST थी। तो इसमें हमारे टीचर्स ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की थी। जी बिल्कुल। मन्नत, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे स्कॉलरशिप की तो अभी हमने बात की, लेकिन आपसे कई सारी अभी बातें करनी है और समय थोड़ा सा कम है, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे हम जानते हैं क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कोई बच्चे इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं और थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, या हम करें इतना खुल के बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन जैसे आप एक जो है ब्राइट स्टूडेंट है अपनी क्लास के, और टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए, तो आपका क्या सुझाव है ऐसे बच्चों के लिए, या क्या चेंज ऐसा होना चाहिए उन बच्चों के लिए कि वो भी निखर के आए और उनके मार्क्स भी और निखर के आ सकते हैं? मैम, जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे पीछे होते हैं पढ़ाई में, तो इसके पीछे जो है बहुत से रीज़न भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों को घर का प्रेशर होता है जिस वजह से वो नहीं बिल्ड कर पाते हैं इतना ज़्यादा, और कुछ बच्चों में जो कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है जिस वजह से वो आगे नहीं जाना चाहते, जबकि उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। तो ऐसे में मैं अगर अपनी बात करूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जितना मैंने देख लिया है, तो हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर ना ध्यान दिया जा सके, क्योंकि हमारे टीचर जो है इतने ज़्यादा बच्चों को लेकर एक्टिव है कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उनकी हर बच्चे से जो है अप्रोच है, वो हर बच्चे से जानते हैं, मिलते हैं, और जो उनके अंदर एबिलिटी है उसको बाहर लाने की जो है कोशिश करते हैं। जी। तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारे स्कूल में, अगर जो नहीं कर पाते हैं तो हमारे स्कूल में जो है मैक्सिमम जो है कंपटीशन और फेस्टिवल होते रहते हैं, तो उसमें जो है उन बच्चों को जो आगे लाने के लिए कोशिश की जाती है, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके अंदर भी जो है आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जिस वजह से वो भी करने लग जाते हैं आगे जाकर बोलना। जी बिल्कुल। मन्नत, जैसे कि हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन्स में बच्चे कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न यही रहेगा कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो पार्टिसिपेट उन्हें क्यों करना चाहिए और कितना ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना है ऐसे सब कॉम्पिटिशन्स में? तो मैम पार्टिसिपेट करना तो बहुत ज़रूरी है, और मैम एक बार पार्टिसिपेट करके तो सबको ट्राई करना चाहिए। मैम इससे अगर हमारी हार भी होती है तो मैम इससे सीख मिलती है, मतलब काफ़ी बात इससे सीखने को मिलती है कि लाइफ में बहुत कंपटीशन है अभी। तो मैम इन छोटे छोटे कंपटीशन से ही हम सीख सकते हैं कि कितनी हमारी लाइफ है, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है और हम उनको कैसे, उनका डिफ़िकल्टीज़ का जो हम सामना कर सकते हैं। तो मैम अभी तो हम स्कूलों में ही कर सकते हैं स्टार्ट, अपने स्कूलों से, क्योंकि मैम इससे एक जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस है और मतलब हमें एक चाह भी आती है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम किसी चीज़ में पीछे नहीं है। और वैसे भी कहा तो जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, तो सबको कोशिश करनी चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी में कोई योग्यता ना हो, सब में एक योग्यता होती ही है, बस पहचानने की बात है। तो सबको अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए और सामने लाना चाहिए। जी बिल्कुल। बस मेरा आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप दोनों फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और क्या आपके गोल है? तो मैम, मैं फ्यूचर में प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और वो सारी चीज़ें जो मैं अचीव करना चाहती हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे होप की है, तो मेरा यही है कि मैंने प्रोफेसर बनना है, साथ में मैं जो फैसिलिटीज़ अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ वो मैं दूँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मन्नत, आप क्या बनना चाहती हैं? मैम मैं बैंकिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ। जी।
और मैम सबसे पहले तो अभी हमारे क्लासेस में अभी तो 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है जी। तो मैम अभी साथ में मेरा ये भी है कि जो मेरी +2 की क्लासेस जी। है वो भी अच्छे से हो जाए। जी। और मैम साथ में अगर जो मेरी बैंकिंग लाइन में जाके जी। तो मैम जैसे अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर जी, सके बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आप दोनों को मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आप आगे भी ऐसे ही तरक्की करते रहे और बहुत कुछ अभी तो शुरुआत हुई है और आप आगे भी बहुत कुछ अचीव करिए। इसी के साथ मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमारे साथ इतने अच्छी बातें करने के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन अगली बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।